अब पहली बात तो ये है कि इससे पहले हम लोग रियल नंबर्स तो जानते ही हैं, है ना। तो अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करें तो हम सोच सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी चलो कैसे हुई होगी। एक्चुअली ये नंबर बहुत पुराने टाइम से डिस्कवर्ड है, तो आपको अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा इसकी जर्नी कैसे रही होगी इसकी डिस्कवरी की। मान लीजिए कि इंसान ने पहले भेड़ बकरियां गिनना शुरू किया, तो मान लीजिए कि उसने नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स को सबसे पहले डिस्कवर किया होगा। और चलो उसमें जीरो भी मान लेते हैं कि उसने होल नंबर जीरो भी उसने डिस्कवर कर लिया होगा। स्टार्टिंग में अगर उसने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करी, मान लेते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही सारे नेचुरल नंबर का डिस्कवरी किया गया, ये मान लेते हैं एक बार के लिए। तो इंसान ने सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करी मान लीजिए, तो आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब इंसान ने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को डिस्कवर यहां तक कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि चलो आगे जर्नी बढ़ी और उसने इस तरह की इक्वेशन भी फेस करी, फॉर एग्जाम्पल x+2 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ना तो आपको n के अंदर मिलेगा ना w के अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन और ये होल नंबर का कलेक्शन इस इक्वेशन का आंसर देने को कैपेबल नहीं है। तो इंसान को लगा कि यार बहुत सारे नंबर डिस्कवर तो मैंने कर लिए, अभी और बाकी है। तो उसने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर्स या कहीं सेट ऑफ इंटीजर्स को उसने डिस्कवर किया होगा। तो आप लोग मान सकते हैं कि इसके बाद ही नेचुरल नंबर की डिस्कवरी हुई होगी। मतलब हम एक व्यू पॉइंट में आपको दे रहा हूं कि इंसान ने क्यों नंबर्स को डिस्कवर किया होगा। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है, आपको पता है। तो इसका मतलब इंसान को जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ी उसने डिस्कवर किया। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूं, हो सकता है वो ना हो, लेकिन आप इस जर्नी को इस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से जब इंटीजर्स का डिस्कवरी हो चुका था, सारे इंटीजर्स लिख लिए गए, उसके बाद क्या हुआ, इंसान के सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन भी आई, 2x - 3 बराबर 0। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ना तो आपको इंटीजर्स में मिलेगा, ना नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर्स में। तो इंसान को लगा कि यार अभी भी मेरी नॉलेज क्या है, अधूरी है, तो मुझे और नंबर्स को डिस्कवर करना है। तो वहां से किसका डिस्कवरी हुआ, रैशनल नंबर्स का डिस्कवरी हुआ। अब रैशनल नंबर्स का डिस्कवरी हो गया तो लगा कि यार बहुत कुछ पा लिया, लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ इस तरह की इक्वेशन भी सामने आई जिसका सॉल्यूशन इन किसी भी सेट के अंदर, इस किसी भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स के अंदर उसको मिला ही नहीं। आप जानते हैं अभी तो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, x बराबर ±√2। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई भी सेट इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें फील हो रहा है कि हमारी नॉलेज अभी भी क्या है, अधूरी है। तो हमने कहा कि आगे नए नंबर सिस्टम की जरूरत है। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, इरैशनल नंबर्स को डिफाइन कर दिया। यहां तक जब इंसान की जर्नी पूरी हुई तो उसने क्या किया, सारे रियल नंबर्स को यहां तक डिस्कवर कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ कमी बाकी है। अभी भी हम ऐसी कई सारी इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन इनमें से किसी भी सेट के अंदर नहीं दे सकते, अभी तक के पड़े सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी नहीं है। ऐसी इक्वेशन के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 1 बराबर 0। अब यहां तक तो इंसान को बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर कि यार यहां तक तो मैं सारे नंबर सीख चुका हूं, मैं सारे नंबर डिस्कवर कर चुका हूं, मैं सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन यहां तक की इक्वेशन पे पहुंचने के बाद उसको लगा कि नहीं, अभी भी नॉलेज लेनी बाकी है। तो हमेशा ये लगना चाहिए कि हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, अब मैं बेस्ट हो गया हूं। आप बेस्ट नहीं होते, आप इंप्रूव होते हैं, आप बेटर होते हैं, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। आप कभी बेस्ट नहीं होते हैं। अगर आपने अपने आप को बेस्ट मान लिया तो आप कभी भी बेटर नहीं हो सकते और उससे बेटर नहीं हो सकते जो आप आज हैं, राइट। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट करते चले जाना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जिस तरह से रियल नंबर्स की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक इस टाइम पीरियड के अंदर, 2-5 मिनट में हमने पूरी रियल नंबर्स की डिस्कवरी देख ली। फिर इसके बाद इस तरह की इक्वेशन जब सामने आई तो उसको लगा कि यार मेरे को तो इसका तो आंसर आता ही नहीं है। ऐसा कोई रियल नंबर्स आपके पास है ही नहीं जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो यानी कि हमारे नंबर्स की नॉलेज अभी भी काफी अधूरी है। तो हमने कहा कि यार कुछ और नंबर को डिस्कवर करना भी बाकी है या कुछ और नंबर्स को डिफाइन करना अभी बाकी है। तो एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था यूलर। इन्होंने एक नई यूनिट को डिस्कवर किया, या ऐसे कहें कि एक नई यूनिट को डिफाइन किया। उन्होंने कहा √(-1) को हम आयोटा या आई से रिप्रेजेंट करेंगे, पढ़ना इससे आयोटा ही है, और इसके बेसिस पे या इसके यूज से इस तरह की कई सारी इक्वेशन का आंसर देने को हम फिर कैपेबल हो गए। इस आयोटा को हम यहाँ पे बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, यानी कि जो सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये सिंबल एक इमेजिनरी यूनिट का है जिसको हम पढ़ेंगे आयोटा। आयोटा इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज -1। इस तरीके से आयोटा को हम डिफाइन कर सकते हैं ना। उसके बाद देखें अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक बात है, आयोटा को यूलर ने डिफाइन किया, आयोटा को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब डिफाइन करने जा रहे हैं। वी से कि वो सारे नंबर्स जिसे a+ आयोटा b की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।
यहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर्स है। तो ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को z से, स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल Z से नहीं, राइट। कैपिटल Z तो इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए है। तो सारे नंबर्स जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर होते हैं उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहां पे a और b हैज टू बी रियल नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो टर्म a दिख रही है और एक आयोटा के साथ में आपके पास b दिख रही है। जो a आपको दिखाई दे रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, जिसके साथ आयोटा नहीं है। और जिस टर्म के साथ आयोटा आपको दिखाई दे रहा है a प्लस आयोटा b, उस टर्म में जो b आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, a z बराबर, जैसे a को तो हमने क्या बोला, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया, इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस आयोटा b, b आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो सारे नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। a और b रियल है, a को हम रियल पार्ट कह देंगे, और जो आयोटा के साथ में आपको दिख रहा है b, उसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नाउ गाइज आप आगे देखें, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन को हम लोग C कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि C कैपिटल क्या है, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल a प्लस आयोटा b फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म्ड नंबर्स एक्चुअली, जहां पे a b रियल है। ऐसे सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। R यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होगा, क्योंकि R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप मुझे कोई भी रियल नंबर दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 दे दिया, तो 5 को भी मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 0 आयोटा, यानी कि ये 5 इसका रियल पार्ट है और 0 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। एंड सिमिलरली √2 को मैं लिख सकता हूं √2 प्लस 0 आयोटा, यानी कि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड नाउ -5/2 को भी मैं लिख सकता हूं -5/2 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रियल नंबर भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं विथ रियल पार्ट, विथ इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर रियल नंबर को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसका मतलब R क्या होता है, C का सबसेट होता है। अगर Z एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, तो Z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई रियल नंबर है तो उसे आप प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो रियल नंबर जो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब Z रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या आएगा, 0 आएगा। एंड नाउ सिमिलरली अगर Z प्योरली इमेजिनरी है, फॉर एग्जाम्पल 5 आयोटा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 आ जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट 0 है, इसे हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो आपके पास ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। अब एक चीज आप लोग देखना कि जो 5 है उसको हम 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट तो 5 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसे तो हम रियल कहेंगे, इमेजिनरी नहीं कह सकते। तो किसी भी नंबर को रियल, नॉट रियल या फिर इमेजिनरी कब कहना होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। 5 आयोटा की बात करें तो ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा है, नॉन जीरो है, लेकिन इसे प्योरली इमेजिनरी भी कहना पड़ेगा क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो आप याद रखें, जब रियल पार्ट 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी होता है, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो प्योरली रियल कहा जाता है। और किस कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर कहना है, जिसका इमेजिनरी पार्ट कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। नाउ आपके सामने एग्जाम्पल है -3 आयोटा प्लस 5 Z है, तो इसका रियल पार्ट तो हो जाएगा 5 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -3। 2 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2 होगा। और 7 को लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा। इसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, इसको भी इमेजिनरी कहेंगे, बट ये वाला नंबर प्योरली इमेजिनरी है और ये प्योरली रियल है, बट ये इमेजिनरी नहीं है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो नॉन जीरो आपको नहीं मिल पा रहा, राइट। और 0 को क्या लिखेंगे फिर, 0 क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 0 है। अब क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 आ चुका है तो इसे प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी बच्चों 0 आ रहा है तो इसको प्योरली
रियल इमेजनरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट अगर 0 है तो इसको प्योरली रियल कहेंगे, और रियल पार्ट अगर 0 है तो इसे प्योरली इमेजनरी भी कहेंगे। तो ये 0 + 0 आइटा दोनों होता है, प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजनरी भी होता है। बट एक अमेजिंग सी बात आप देखो कि इसको अपन इमेजनरी नंबर कह नहीं सकते, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजनरी है, बट ये एक इमेजनरी नंबर नहीं है, क्योंकि इमेजनरी नंबर होने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, तब आप इसे इमेजनरी नंबर कहेंगे। बट 0 का इमेजनरी पार्ट तो 0 आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा, तो आप इसे इमेजनरी नहीं कह सकते। ना उसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बराबर कब कहेंगे? जब उनका रियल पार्ट के बराबर आ जाए। z बराबर w कब होगा? जब रियल पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ w के बराबर हो, और साथ में इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए? इमेजनरी पार्ट ऑफ w के बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर z और w बराबर होंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। और जब ऐसा हो कि दोनों सेटिस्फाई हो तो ऐसे केस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कह सकते हैं। अब आप देखें एक एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² - 3x + 3 + आयोटा टाइम्स x² = 1 + आयोटा, और x एक रियल नंबर है। आप जानते हैं कि अगर x रियल नंबर है तो ये ब्रैकेट में सब कुछ रियल होगा, और ये भी आपके पास रियल है, और ये 1 + आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब बराबर हो गए, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। बिकॉज आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर दे दिए हैं तो इनका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा, और साथ में इनका इमेजनरी पार्ट क्या होगा? इमेजनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। अब हमें वो x चाहिए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मैंने यहाँ पे 1 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो x आ गया +-1, इसको सॉल्व किया, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 बराबर 0 एंड x = +-1, तो x यहाँ से 1 और 2 आ गया, एंड यहाँ से +-1। अब हमें वो आंसर लेना है जो दोनों एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी कि आपको कॉमन आंसर लेना होगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉइंट। रियल लाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हर नंबर के लिए आपको पता है कि रियल नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा हर रियल नंबर के लिए। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रियल लाइन। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, तो यानी कि आप इसे 1 डायमेंशनली प्लॉट नहीं कर सकते, आपको इसे 2 डायमेंशनली प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे प्लॉट करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपके पास है a + आयोटा b। a और b इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट्स है, और दोनों रियल नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b को आप लिखेंगे a, b, जहां पे a b रियल है। a, b ऑर्डर्ड पेयर को जिस तरह से हम प्लॉट करते हैं एकदम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। बस आप यहाँ पे जो x एक्सिस लेंगे उसको हम यहाँ पे रियल एक्सिस बोल देंगे, और जो y एक्सिस कहेंगे उसको हम इमेजनरी एक्सिस कह देंगे, और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स a, b आप प्लॉट करेंगे तो a + आयोटा b पॉइंट का पोजीशन होगा। तो ज्योमेट्रिकली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे प्लॉट किया जाता है। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी x एक्सिस एंड y एक्सिस है, और a, b पॉइंट को हमने प्लॉट किया, कुछ भी अलग नहीं है। बस इस प्लेन को जिस पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है इसे हम आर्गन प्लेन कहेंगे, या इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कभी कहते हैं हम, ठीक है? दोनों ही कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1, एक तो पॉइंट आपके पास 1 है, एक है 1 + आयोटा अपॉन √2, और तीसरा पॉइंट आपके पास है आयोटा। इसने कहा कि इन तीनों से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा आर्गन प्लेन पे। ये प्रूव करो। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 0 आयोटा, यानी कि 1, 0, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√2 + आयोटा/2, आयोटा/√2। तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जा सकता है। एंड फाइनली आयोटा मतलब 0 + आयोटा, ये बन गया 0, 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम प्लेन पे प्लॉट करें, आप बिल्कुल देखिए कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, केवल सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं। एक तो आपके पास है 1, 0, एक पॉइंट है 0, 1, यहाँ लिख सकते हैं आप। एंड नाउ उसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पास है 1/√2, 1/√2, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 1/√2,
1/√2। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आप चाहें तो इसकी डिस्टेंसेस निकाल के देखें, ये दोनों की डिस्टेंस और ये दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी। अगर आपने कहा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस निकाल लो, वही आपके पास बी सी डिस्टेंस भी आ रही है। इसका मतलब इन तीनों वर्टिसेस से जो बनेगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया, आप चाहें तो इसे माइनस करके देखें, ए बी के बीच के डिस्टेंस निकाल के देखें, सॉरी, तो आपको जो मिलेगा 1 - 1/√2 का स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूँ 1 - 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर, ये दोनों ही डिस्टेंसेस बराबर होंगी। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलकर के आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी सी डी रियल है। जब आप z प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ये z, ये w, ये दोनों रियल पार्ट को एक साथ कर लो, आयोटा बी आयोटा डी उनको एक साथ करके आयोटा कॉमन b प्लस डी, तो ये इस तरीके से एडिशन को डिफाइन किया जा सकता है। अब आप देखें, एडिशन का जो आइडेंटिटी है वो होता है 0। z के अंदर क्या जोड़ें कि आपको z ही वापस से मिले, तो वो है 0, राइट। तो z प्लस 0 z होता है, ये अपन यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। अगर आपका z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से a प्लस आयोटा b, तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा, -z, जिसको हम बोलेंगे -a माइनस आयोटा b। तो ये आपके पास हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ z। यहां तक क्लियर है सबको। अब बात करते हैं सबट्रैक्शन की। z माइनस w क्या होता है, z माइनस w का मतलब है कि z में से w का एडिटिव इनवर्स ऐड करना। सबट्रैक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सबट्रैक्शन जैसे ही आपको दिखेगा। अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं z माइनस डब्ल्यू, तो z तो हो गया आपका z प्लस माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, z तो हो गया a प्लस आयोटा b और माइनस डब्ल्यू हो गया माइनस c माइनस आयोटा d। तो आपको जोड़ना है a और माइनस c को, तो a माइनस c हो जाएगा, आयोटा b प्लस माइनस आयोटा d, तो इसमें आयोटा कॉमन और ये बन जाएगा b माइनस d। तो इस तरीके से सबट्रैक्शन किया जा सकता है। नाउ आपके सामने नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करें। z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस आयोटा b और एक आपके पास है c प्लस आयोटा d, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अपन कैसे करेंगे, ये आएगा ac माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। इस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करके सोचेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ac हो गया और ये प्रोडक्ट, सॉरी, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो AC माइनस बी डी, तो ये बन गया। अब बाकी कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करना, बाकी कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो A आयोटा डी, तो AD आयोटा हो गया, और एक बनेगा आपके पास BC आयोटा, तो AD प्लस BC बाहर, आयोटा आपके सामने बाहर की तरफ पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इस तरीके से किया जा सकता है। अब आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से सोच लो, याद करने की इसको जरूरत नहीं है आपको। 21 इनका प्रोडक्ट होगा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, तो -8 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद देखना, ये आपका 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपका 12 आयोटा, यहाँ 12 लिख देते हैं। फिर इसके बाद 2 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 14 आयोटा, बाहर की तरफ आपने आयोटा लिख दिया है। 21 माइनस 8 को लिखा जा सकता है 13, और इसके बाद 12 और 14 मिलकर के आपको मिलेगा 26। तो आपका आंसर आ गया 13 प्लस आयोटा 26। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, अगर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से देख लो, आप अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होता है ये, आप मल्टीप्लाई करो, ये आएगा a प्लस 0, राइट। ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, इसके बाद आयोटा b प्लस 0, तो आयोटा b आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि z इंटू 1, इस डेफिनेशन से z आ रहा है। तो 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे रियल नंबर्स में होती है ना, 1 क्या होता है रियल नंबर्स में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर w आपके पास है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/w लिखेंगे, या फिर w की पावर -1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको पढ़ेंगे w इनवर्स। तो 1/w हो गया 1/c प्लस आयोटा डी,
जिसे आप c माइनस आयोटा डी से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या बनेगा, 1/c प्लस आयोटा डी। इसे आप मल्टीप्लाई करना c माइनस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी से डिवाइड भी कर लेना। नीचे आपको मिलेगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर और ऊपर है c माइनस आयोटा डी, और आयोटा स्क्वायर को फिर से -1 कर लेंगे। ये बना c माइनस आयोटा डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 1/c प्लस आयोटा डी। तो अगर आप 5 + 2 आयोटा का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 5 - 2 आयोटा, आयोटा की जगह माइनस ऊपर आयोटा हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 2 आयोटा 25 और 4 29 हो गया, और ये बना 5/29 माइनस 2/29 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं डिवीजन की, डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। z/w से रिप्रेजेंट करेंगे, और z को 1/w से, यानी कि z को आपको w के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन ये होता है। तो अगर आप यहाँ पे 3 + 2 आयोटा को डिवाइड कर रहे हैं 4 + 3 आयोटा से, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 1/4 + 3 आयोटा क्या होगा, 4 - 3 आयोटा। फिर नीचे लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो नीचे तो 16 + 9 25 हो गया, और ऊपर देखें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 12 - 6 आयोटा स्क्वायर, तो +6 हो जाएगा। ओके, आयोटा स्क्वायर को आपको क्या लेना है, -1 लेना है। फिर इसके बाद वो टर्म जिसमें आयोटा बचा रहेगा, एक तो माइनस का 9 आयोटा और एक प्लस का 8 आयोटा, तो ये बन गया 18/25 को लिख सकते हैं -1, तो -1 आयोटा अपॉन 25। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अरिथमेटिक जो हमने पढ़ी उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z और w, तो उनको जोड़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उनको घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बस डिवाइड करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। 0 से डिवाइड करने से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रिजल्ट नहीं मिलेगा। 0 से डिवाइड करना नॉट डिफाइंड रहता है। नाउ उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। z को w में ऐड करें, z + w करें, या फिर w + z करें, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, और मल्टीप्लीकेशन भी z × w करें, w × z करें, आपको सेम मिलेगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एडिटिव इनवर्स 0 की। z + 0 z होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 की z × 1 z होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे एसोसिएटिविटी u + v + w। मान लीजिए कि आपके पास u, v और w ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ऐड करें, 3 नंबर कभी भी आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर तीसरा। अगर आप इसको ऐसे ऐड करें कि इन दोनों को पहले ऐड किया, फिर u के साथ में इस सम को ऐड कर लिया, या फिर पहले u + v करके जो सम आया उसको w के साथ ऐड करें। आपने जो ब्रैकेट है अलग अलग जगह पे लगाया है, इसका मतलब वो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, सम सेम आएगा, तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि एडिशन एसोसिएटिव होता है। सिमिलरली u, v और w का प्रोडक्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको u से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पहले u v मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा उसका w से प्रोडक्ट आएगा, और ये दोनों ही प्रोडक्ट फिर से सेम है, यानी कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप ग्रुपिंग कैसे करें। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एसोसिएटिव होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, तो बगैर ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि आप एक साथ 3 नंबर्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले 2 को करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट को तीसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली जिस तरह से रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती है। u को अगर आप v + w से मल्टीप्लाई करें तो u के साथ में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, uv + uw हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद u + vw बाहर है, तो आप लिख सकते हैं uv uw + vw। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, यानी कि एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आप। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास a + आयोटा b है, तो उसके मॉड्यूलस को हम ऐसे लिखेंगे √a² + b²। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है
वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का वैल्यू, राइट। एंड इसी तरह से कॉन्जुगेट की बात करें, मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट तो ऐसे करना आपको, राइट। कॉन्जुगेट ऑफ जेड को लिखते हैं जेड बार, ऊपर आपको एक बार लगाना है, एक छत लगानी है जेड के। जेड का कॉन्जुगेट हो गया ए माइनस आयोटा बी। अब इसमें आप लोग देखना कि जो जेड बार है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई अगर करें तो ए प्लस आयोटा बी तो जेड हो गया, ए माइनस आयोटा बी जेड बार हो गया, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। देन अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये तो क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर है ये, यानी कि जेड और जेड बार का प्रोडक्ट है मॉड जेड का स्क्वायर। एंड नाउ इसी से अगर आप 1/z को निकालेंगे तो वो आएगा जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। अब इसमें अगर एक स्पेशल केस ले लें, मॉड जेड 1 आ जाए तो 1/z को लिख सकते हैं जेड बार के बराबर। मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होता है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा ही रहेगा। 0 भी हो सकता है पर हमेशा बाकी टाइम पे 0 से बड़ा आएगा। 0 कब आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 तब आएगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 आ जाए। एक्चुअली आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो आप देखना कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर वो है a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गन प्लेन पे इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसे आप ऑर्गन प्लेन पे या फिर कहें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपके पास a, b की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, इसे a प्लस आयोटा b। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से p पॉइंट की वो क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल में मॉड्यूलस ऑफ z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड्यूलस ऑफ z ये होता है। ओके, तो ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, ये 0 हो सकती है। अगर z खुद 0 हो जाए तो 0 से 0 की डिस्टेंस या कहें ओरिजिन से ओरिजिन की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। एंड नाउ उसके बाद बात करते हैं z बार की। z बार होगा a माइनस आयोटा b। अगर ये पॉइंट आपके पास a कॉमा b है तो a कॉमा माइनस बी आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे a कॉमा माइनस बी या a माइनस आयोटा बी इसको कह दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, z का कॉन्जुगेट कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, z को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें तो जो नया पॉइंट आएगा इमेज पॉइंट, वो उस z का क्या होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपने लिया तो इमेजिनरी पार्ट को आपको नेगेटिव करना पड़ता है। एक और बार कॉन्जुगेट लेंगे तो एक और बार नेगेटिव करके फिर से नेगेटिव करोगे तो वही वापस आ जाएगा। तो 2 बार कॉन्जुगेट करने पर वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से आएगा। z प्लस w का कॉन्जुगेट क्या होता है, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो अलग अलग कॉन्जुगेशन के सम के बराबर आता है। डिफरेंस में भी ऐसा ही है कि z माइनस w का कॉन्जुगेट होता है z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, राइट। एंड सिमिलरली z इंटू w का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट होता है दोनों कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट, और z अपॉन w का कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर भी कॉन्जुगेट नीचे भी कॉन्जुगेट, है ना। आपको इस तरीके से लेना है। सिमिलरली n कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका कॉन्जुगेट लेने के लिए सबका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, राइट। यहां तक आप देख सकते। अब अगर मैंने z1 z2 zn सबको z कर दिया तो z इंटू z n बार क्या बन गए, z की पावर n, और ये z बार z बार z बार z बार की पावर n, यानी कि z की पावर n का कॉन्जुगेट होता है z कॉन्जुगेट की पावर n के बराबर। यहाँ पे n कोई इंटीजर है, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके कॉन्जुगेट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। z1 बराबर z2 तो z1 बार बराबर z2 बार, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर होंगे जिनके दोनों कॉन्जुगेट्स हैं। अब आप देखना इसके बाद z अगर a प्लस आयोटा b ले लें, z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b।
अब आप z प्लस जेड बार करो तो आपको 2a मिलेगा। 2a क्या है? a क्या है? a क्या है? a है रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दें तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल आता है। एंड सिमिलरली आप देखना कि जब आप z माइनस जेड बार करते हैं तो आपको मिलता है 2 आयोटा b, यानी कि आप बोल सकते हैं कि z माइनस जेड बार क्या है? 2 आयोटा b। b क्या है यहाँ पे? b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऐसे आप देख सकते हैं। ये दो रिलेशनशिप आपके पास एस्टेब्लिश हो गए। अगर आपके पास ऐसा हो इमेजिनरी पार्ट जीरो आ जाए, मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z माइनस जेड बार जीरो हो गया, यानी कि z बार बराबर z हो जाएगा। तो z बार बराबर z होने का मतलब है कि z प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जब आप z बार बराबर z करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इससे इमेजिनरी पार्ट जीरो आएगा, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सिमिलरली z बार अगर माइनस आयोटा z आ जाए, z बार क्या आ जाए? माइनस, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, z बार अगर माइनस z आ जाए तो ऐसे केस में z को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। आप देखना कि अगर z बार माइनस z है तो इसको आप माइनस z कर दो तो ये जीरो आ जाएगा, रियल पार्ट जीरो आ गया, और रियल पार्ट जीरो होने का मतलब प्योरली इमेजिनरी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z बराबर 5 है तो z बार कितना होगा? 5 प्लस जीरो आइटा, चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 5 माइनस जीरो आइटा, ये तो 5 ही आ गया, z आ गया। तो किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है वो खुद के बराबर होता है। एंड सिमिलरली अगर z आपका 2 आइटा है तो z बार लेंगे तो क्या आएगा? 2 आइटा मतलब 0 प्लस 2 आइटा, तो z बार हो गया 0 माइनस 2 आइटा, यानी कि माइनस 2 आइटा, दैट इज माइनस ऑफ z। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर होगा, और अगर वो प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट खुद के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पे आए उससे पहले देखते हैं एक दो एग्जांपल। चलो यहाँ मैंने आपके लिए ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम रहता है और उसके नेगेटिव का ही मॉड सेम रहता है। आप देखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को आपने यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि z यहाँ पे, z क्या है? a प्लस आयोटा b है, तो z बार कहाँ होगा? यहाँ आ जाएगा, x एक्सिस में इसकी इमेज लेनी पड़ेगी, तो ये आपके पास q पॉइंट मान लेते हैं, z बार बराबर a माइनस आयोटा b। दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहेगा, राइट? आप ये देख सकते हैं, ओके। और साथ में अगर z का माइनस z करते हैं तो माइनस a माइनस आयोटा b आता है, जो आपको इधर मिलेगा, और ये पॉइंट अपन r सपोज कर लेते हैं, माइनस z लिख सकते हैं, इसको माइनस a माइनस आयोटा b कह सकते हैं। फिर इसके बाद अगर इस z बार का नेगेटिव करते हैं तो आपको इसका नेगेटिव मिलेगा, इसके ओरिजिन के साथ इमेज मिलेगी आपको q की, इसके अंदर ओरिजिन के अंदर। अगर आपको z से माइनस z बनाना है तो z का ओरिजिन के अंदर इमेज ले लें, z बार का माइनस z बार बनाना है तो z बार का ओरिजिन के अंदर इमेज ले लें, तो माइनस z बार आपको मिलेगा। ये बन गया माइनस a प्लस आयोटा b। आप सभी देख सकते हैं कि जो चारों पॉइंट है मिलकर के एक रेक्टेंगल बनाएंगे, राइट? क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। स्पेशल केस में स्क्वायर भी बना सकते हैं अगर a और b के मॉड्यूलस सेम हो तब, राइट? तब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर बन सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, उसके नेगेटिव का मॉड सेम रहता है। अब आप बात करें आगे, z इंटू डब्ल्यू का मॉड, ये होता है मॉड z और मॉड w के प्रोडक्ट के बराबर। z अपॉन w का मॉड z अपॉन मॉड w होता है, प्रोवाइडेड कि w जीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर मॉड लिया, यहाँ पे सबके अलग अलग मॉड्यूलाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये दोनों भी बराबर होते हैं। अगर मैं इन सभी z1 z2 को z कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? z की पावर n। तो z की पावर n का मॉड, और यहाँ बनेगा मॉड z n बार मॉड z, तो मॉड z की पावर n ही हो जाएगा। यानी कि z की पावर n का मॉड और मॉड z की पावर n क्या होता है? बराबर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? आगे बढ़ते हैं, z बराबर w, z और w अगर बराबर हैं तो उनके मॉड्यूलाई सेम होंगे, और अगर z बराबर w है तो उनके कॉन्जुगेट भी सेम होंगे। यहाँ पे चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं, पर इसके वाइस वर्सा नहीं जा सकते कि अगर आपके पास मॉड z और मॉड w बराबर हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। आप लोग देखें,
अगर मॉड z और मॉड w बराबर हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि z और w बराबर होंगे, तो यहाँ पे नीड नॉट इम्प्लाई का साइन लिखना पड़ेगा, ये आपके पास रहे। कोई जरूरी नहीं है कि z और w बराबर होंगे, यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलाई सेम है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अनइक्वल भी पॉसिबल है, तो यानी कि मॉड z बराबर मॉड w होने पर z बराबर w कंपलसरी नहीं है। आप देखेंगे इन चारों का मॉड्यूलस सेम है पर ये सब चारों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नाउ उसके बाद देखते हैं, अगर z प्लस w का मॉड निकालना है तो मॉड z प्लस मॉड w के बराबर नहीं होता है हमेशा, कभी हो सकता है पर ये हमेशा इन जनरल अनइक्वल रहेगा। ओके, जैसे हमने प्रोडक्ट में तो कह दिया कि मॉड ऑफ z w होता है मॉड z प्लस इंटू मॉड w। z प्लस w के मॉड के लिए हम मॉड z इंटू मॉड w नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान हमें रखना है। चलते हैं आगे, पावर्स ऑफ आयोटा। अब आयोटा की पावर मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट से, ठीक है। आयोटा है अंडर रूट ऑफ -1, इसका स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, और दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा क्यूब इधर बनता है, उधर माइनस आयोटा बन जाता है। फिर से आयोटा से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा आयोटा की पावर 4 और राइट में बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को फिर से -1 लिखेंगे तो +1 हो जाएगा। तो आप देखिए कि आयोटा की 4 पावर्स को ध्यान में रखें। अब आप देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 के क्या होगा, इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 पे के पावर, यानी कि 1 की पावर k जो कि होता है 1। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आयोटा की पावर 4 के क्या होगा, 1 होगा, जहाँ पे k कोई इंटीजर आप ले रहे हैं। नाउ सिमिलरली आयोटा की पावर 4k प्लस 1 निकालेंगे तो आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप आयोटा की पावर 4k प्लस 2 निकालेंगे तो वो -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4k प्लस 1 को तो ऐसे लिखें, ओके, ये 1 हो गया तो ये आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 लेना है तो आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, तो 1 इंटू -1, ये -1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली आयोटा की पावर 4k प्लस 3 निकालेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 3, ये 1, ये माइनस आयोटा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा, ये बन गया माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पावर्स को ऐसे सॉल्व करना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 2025, तो आप आयोटा की पावर पहले 4 के मल्टीपल में लिख दो 2024 और आयोटा की पावर 1, और इसे लिख सकते हैं आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 2024। मैंने ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर लिया है। अब ये कितना होगा, 4 के मल्टीपल में पावर है 1 हो जाएगा, इसको भी 1 लिख सकते हैं। तो आपको मिला आयोटा प्लस आयोटा का होल क्यूब, 2 आयोटा का होल क्यूब, 8 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आयोटा, तो ये आपको मिल गया है -8 आयोटा। इस तरीके से पावर्स को सॉल्व करना है। ये है, हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये लिया था, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, आगे थ्योरी पे आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 तो हम जानते हैं आयोटा होता है। आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना कि अंडर रूट ऑफ ए बी को आप रूट ए रूट भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए बी को माइनस रूट ए रूट बी तब लिखेंगे जब ए बी दोनों नेगेटिव हैं, बाकी हर केस में आप रूट ऑफ ए बी को रूट ए रूट भी लिख सकते हैं। ये रूल को आप ध्यान में रखें। अब जैसे अंडर रूट ऑफ -4 निकालना है तो आप इसे -1 और 4 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और रूट -1 रूट 4 लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं है तो आप बाहर माइनस नहीं लिखेंगे। ये आयोटा हो गया और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। रूट ऑफ -6 निकालना है तो आप इसे लिख दें ऐसे और रूट -1 कर लें, ओके, और रूट ऑफ 6 कर लें तो ये आयोटा हो गया, ये रूट 6 हो गया। रूट ऑफ -5/2 को ऐसे लिखें, रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ 5/2, ये बन गया आयोटा रूट 5/2। इस तरीके से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते ही हो, ये आएगा -b प्लस माइनस, देख सकते हैं a b c आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे कंपेयर करेंगे तो -b माइनस ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो आपका a और c दोनों 1 है तो ac 4 हो गया, ac 1 हो गया सॉरी, और 2a 2 आ जाएगा। ये बन गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। अंडर रूट ऑफ -3 क्या होगा, ये होगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2। तो इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स आ जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रूट्स हैं, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स इसके रूट्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट के बाद अब हम बढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स पे।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को आपने एज ए पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए कि आपने एज ए पॉइंट p आपने रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे केस में इस पॉइंट p को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसे आप ARGZ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z भी समटाइम्स हम लोग कह देते हैं। आप लोग चेक करना कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में OP का एंगल थीटा है तो थीटा प्लस 2n पाई भी इसका OP के का एक्स एक्सिस एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास थीटा है तो ऐसे केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम थीटा प्लस 2k पाई भी लिख सकते हैं, जहां पे k कोई इंटीजर है। अगर आप आर्ग्यूमेंट को माइनस पाई से पाई के बीच में लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को, तो उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है माइनस पाई से लेकर के पाई के अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि जो माइनस पाई से स्टार्ट करके आप पाई तक चले जाएंगे तो पूरा एक साइकिल कवर हो जाता है। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट को माइनस पाई से पाई लेंगे तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे, इसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है 3 प्लस आयोटा रूट 3, इसे अगर आप 3 कॉमा रूट 3 पॉइंट की तरह प्लॉट कर लें तो आपके पास 3 कॉमा 3 लेट से कि यहाँ पे आ रहा है 3 कॉमा रूट 3। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, P को ओरिजिन से मिला लें, तो ये आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस 3 है, ये रूट 3 हो गया, तो इस एंगल थीटा का tan अगर आप निकालेंगे तो आएगा रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 1 अपॉन रूट 3। तो वहां से आपको थीटा मिल जाएगा पाई बाई 6, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास कितना है, पाई बाई 6 के बराबर है। अब ये पाई बाई 6 तो केवल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसे कह सकते हैं क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में है, लेकिन अगर आपको सारे आर्ग्यूमेंट लेने हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस एक आर्ग्यूमेंट में 2k पाई जोड़ दें, तो पाई बाई 6 प्लस 2k पाई, जहां पे k कोई इंटीजर होता है, तो आपके पास सारे आर्ग्यूमेंट का कलेक्शन आ गया। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे। ना उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं -3 माइनस आयोटा रूट 3 का आर्ग्यूमेंट। इसको आप -3 कॉमा माइनस रूट 3 लिख सकते हैं, और अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो आप देखिए कि क्या बनेगा। ये कुछ इस तरीके से ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, -3 कॉमा माइनस रूट 3। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, ये पॉइंट आपका P है ही, और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि एंगल आपके पास क्या है, लेट्स से कि एंगल बीटा है। अगर इसको आपने बीटा मान लिया तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस रूट 3 है, तो यहाँ से tan बीटा आपके पास बनेगा रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 1 अपॉन रूट 3। तो बीटा हो गया पाई बाई 6 के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअली ये आएगा, जिसे आप लिख सकते हैं पाई प्लस बीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 माइनस आयोटा रूट 3 आपके पास हो गया पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि 7 पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं, और इसमें 2k पाई ऐड करके सारे आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो -3 माइनस आयोटा रूट 3 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस डायरेक्शन में जाकर के निकालें, ताकि आपका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में रहे। तो ये वाला एंगल पाई माइनस बीटा है, पाई माइनस बीटा, लेकिन आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए साइन आपको इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज -7 पाई बाई 6। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपके पास आ गया। एंड नाउ उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 3 माइनस आयोटा रूट 3, जिसे रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3 लिखा जा सकता है, और 3 कॉमा माइनस रूट 3 आपको यहाँ पे इस 4th क्वाड्रेंट के अंदर दिखाई देगा। तो 3 कॉमा माइनस रूट 3 पॉइंट आपके पास है, 3 कॉमा माइनस रूट 3। इस एंगल को फिर से आप बीटा ही मान लें, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास तो 3 हो गई, और ये रूट 3 है, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और वहां से आपको tan बीटा फिर से मिलेगा रूट 3 अपॉन 3, यानी कि 1 अपॉन रूट 3। पाई बाई 6 थीटा या बीटा आपके पास हो गया पाई बाई 6 के बराबर। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट लेना है, तो इसमें आपके पास पाई बाई 6 के अंदर आप देखें कि ये तो बीटा पाई बाई 6 है, तो आर्ग्यूमेंट आपके पास कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस आयोटा रूट 3 बनेगा माइनस पाई बाई 6, क्योंकि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल मेजर करना पड़ेगा। ये माइनस पाई बाई 6 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, और अगर आपने इसमें 2k पाई जोड़ दिया तो सारे आर्ग्यूमेंट आप लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख लें। इसके बाद ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है
-3 प्लस आयोटा रूट 3, जिसे -3 कॉमा रूट 3 लिखा जा सकता है। और अगर आप इसे ऑर्गन प्लेन पे प्लॉट करें तो आपके पास ये आएगा -3 कॉमा रूट 3, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ से इसको ओरिजिन से मिला दें इस पॉइंट P को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ 3 है और ये वाली लेंथ रूट 3 होगी, इसको बीटा मान लेते हैं और ये होगा इसका आर्ग्यूमेंट पाई माइनस बीटा। तो आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख देते हैं इसको, है ना। तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया, यानी कि 5 पाई बाई 6। तो ये आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होता है माइनस पाई से पाई लेंगे तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और किसी भी एक आर्ग्यूमेंट में आप इंटीजर का 2k के इंटीजर यहाँ पे 2k टाइम्स पाई अगर आप जोड़ लेते हैं तो सारे आर्ग्यूमेंट्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको लेना है। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, -2 आइटा यानी कि 0 कॉमा -2, और 0 कॉमा -2 गाइज यहाँ पे इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में वो -π/2 है। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आइटा हो गया -π/2। एंड सिमिलरली 5 की बात करें तो 5 को लिखा जा सकता है 5 प्लस 0 आइटा यानी कि 5,0। तो 5,0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, और इस लाइन का, इस ओपी का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बन रहा है 0। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 0 बनेगा, और सिमिलरली -2 को लिखा जा सकता है -2 प्लस 0 आयोटा यानी कि -2,0। -2,0 यहाँ पे आएगा, और इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल कितना बन रहा है, पाई बन रहा है बेटा। तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट पाई होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 आपको मिला है पाई। तो इस तरह से आपको ये समझना है। ना उसके बाद देखिए थोड़ा अपन इसके रिजल्ट्स बना लेते हैं। एवरी टाइम आप जब a प्लस आयोटा b का आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो किस तरीके से निकालना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लो, 0 प्लस 0 आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। 0 प्लस 0 आइटा का मतलब है 0,0, और 0,0 हो गया आपके पास यहाँ पे, तो P भी यहीं पे, O भी यहीं पे है, तो OP तो एक्चुअल में आपके पास OO हो गया, और इसका एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट होने में तो कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन हमें इसे नॉट डिफाइंड ही छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा का आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अभी जो एग्जांपल लिखे अपन ने उसके बेसिस से रिजल्ट निकालते हैं। आप सबसे पहले निकालेंगे बीटा को, जो कि tan इनवर्स ऑफ मॉड b अपॉन a है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो बीटा ही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस बीटा, थर्ड में माइनस ऑफ पाई माइनस बीटा, एंड फोर्थ में आपको माइनस बीटा आर्ग्यूमेंट मिलेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि हम हर बार यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस बार एग्जाम्पल को नोटिस करना, जैसे कि ये है तो tan बीटा आपके पास b अपॉन a आ रहा था √3/3 यानी कि 1/√3, तो हर बार बीटा π/6 मिल रहा था, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या लिखा था हमने, -π/6 यानी कि माइनस का बीटा। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा, सेकंड में पाई माइनस बीटा, और दोनों के नेगेटिव यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये आपको ये याद रखना है, 2-3 स्टेप्स को आप याद रखें जिससे आप आसानी से आर्ग्यूमेंट को निकाल पाएं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम r सपोज कर लेते हैं, और आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, और आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे प्लॉट किया है। ये एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस r हो गई, तो ये बेस आपके पास r cos थीटा लिया जा सकता है, और इसको आप ले लेंगे r sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट P है उसमें x आपके पास हो गया, a आपके पास हो गया r cos थीटा, और b आपके पास है r sin थीटा। यहाँ पे अपन अगर प्लेस करेंगे a को r cos थीटा, b को r sin थीटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक फॉर्म बनेगा जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म कहेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। एंड इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को हम लेंगे e की पावर आयोटा थीटा। अगर आप cos थीटा का एक्सपेंशन लिखें और sin थीटा का भी एक्सपेंशन लिखें और इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास e की पावर आयोटा थीटा का एक्सपेंशन होता है। अगर आपने लिमिट में एक्सपेंशन पढ़ रखा है तो इसको यूज करके इसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते। आगे बढ़ते हैं, ये z आपके पास r e की पावर आयोटा थीटा, जहां पे r कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है और थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म हो गया। अब अपन चलते हैं आगे, इसे हमें क्या करना है, इसे पोलर फॉर्म में और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है, 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 2√3, तो 2√3 तो इसका
r हो गया और इसका cos ऑफ थीटा, थीटा क्या लिखेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो पहले बीटा निकालें, √3/3 tan इनवर्स ऑफ √3/3 कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 यानी कि π/6, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है तो π/6 ही इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म के अंदर, और यूलर फॉर्म के अंदर इसको लिखेंगे e की पावर आयोटा π/6। तो इतना सा लिखेंगे तो आपको यूलर फॉर्म मिल जाएगी। नाउ इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है, इसका मॉड्यूलस होता है 1 और 0 प्लस आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा, आयोटा आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, इसको 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये y एक्सेस के ऊपर है, पॉजिटिव y एक्सेस के ऊपर है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आपको दिख रहा है कि वो π/2 आएगा। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 1 इसका r हो गया और cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो जाता है। एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कि इसका यूलर फॉर्म लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स e की पावर आयोटा π/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म हो गया। अब -1 की बात करें तो -1 कहाँ पे लाई करेगा, -1 यहाँ पे होगा, -1 + 0 आयोटा इसे लिख सकते हैं, और इसका विद एक्स एक्सिस कितना एंगल बन रहा है, पाई बन रहा है। तो -1 का आर्ग्यूमेंट पाई है और -1 का मॉड्यूलस 1 है, तो आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स e की पावर आयोटा पाई। तो ये इसका यूलर फॉर्म हो गया। पोलर फॉर्म लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, और बाहर आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद देखें आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। z इंटू डब्ल्यू, मान लेते हैं कि z और w दोनों ही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और आपको z इंटू डब्ल्यू का अगर आर्ग्यूमेंट चाहिए तो अपन कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, z को मान लेते हैं r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, और w को मान लेते हैं r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। अब जब आप z इंटू डब्ल्यू करेंगे तो r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि z इंटू डब्ल्यू का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w होगा। सिमिलरली z अपॉन w निकालते हैं तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड करने से आता है r1 अपॉन r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि z अपॉन डब्ल्यू जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस तो हो गया r1 अपॉन r2, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन w लिखा जा सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका आर्ग्यूमेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस होता है। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट जब आपके पास है तो मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम होता है। तो जब आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनके प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर z1 z2 zn सबको अगर मैं z कर दूं तो बच्चों आपके पास ये z की पावर n बन जाएगा, और z की पावर n का आर्ग्यूमेंट ये बनेगा आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z, यानी कि n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नाउ उसके बाद बात करते हैं z बार की। अगर z आपके पास ये है तो z बार क्या होगा। z बार करने के लिए आपको थीटा आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि z बार ये आ जाएगा। तो एक्चुअली z बार का आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, माइनस थीटा 1। अब नोटिस करना कि z बार का आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस थीटा 1, यानी कि z के आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव होता है। एंड नाउ इसी तरह से अगर आप माइनस z का आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो आप देखिए कि माइनस z का आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z को समझते हैं, इसे आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय z का आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। -1 का आर्ग्यूमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पाई होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड ऑल्सो अगर z आपके पास है r e की पावर आयोटा थीटा, तो 1 अपॉन z होगा 1 अपॉन r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया, थीटा के आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन z आपको मिलेगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट आपके पास इसने कहा कि इसका मॉड्यूलस बताओ और आर्ग्यूमेंट भी बताओ। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करें और देखें कि मॉड्यूलस क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेकिन हम उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर इसको कर लेते हैं। आप देखिए 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है, फिर इसके बाद √3 प्लस आयोटा है, और नीचे 1 माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो पहले इसका मॉड्यूलस तो बन रहा है √2, और आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, ये 1 -1 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, और आपको बीटा मिलता है tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि π/4, तो फोर्थ में आपको -π/4 मिलेगा आर्ग्यूमेंट। तो माइनस आयोटा π/4,
√3 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस है 2 और इसका आर्ग्यूमेंट होगा 1/tan−1 1/√3 यानी कि π/6 और क्वाड्रेंट क्योंकि फर्स्ट है बेटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट बीटा ही रहता है तो आप लिखेंगे की पावर आयोटा π/6 एंड सिमिलरली इस 1 माइनस √3 आयोटा का मॉडुलस तो 2 हो गया और आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस बीटा यानी कि -tan−1√3 -π/3। तो हमने क्या किया, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इससे हमें बहुत आसानी से मॉडुलस भी मिल जाएगा और आर्ग्यूमेंट भी आ जाएगा। क्यूब ओपन करें तो ये तो हो गया 2√2 और e की पावर माइनस आयोटा 3π/4 और ये है 2 e की पावर आयोटा π/6 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और e की पावर माइनस आयोटा 2π/3 ये आपको मिलेगा। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया तो आपको तो मिल गया √2 और e की पावर में क्या आएगा, ये आएगा माइनस आयोटा 3π/4 फिर इसके बाद ये प्लस में है आयोटा π/6 और नीचे माइनस वाला ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा आयोटा 2π/3। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो e की पावर माइनस आयोटा, तो आप आयोटा चलो कॉमन ले लो और इसमें आपके पास 12 एलसीएम कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पे माइनस का 9π मिलेगा और यहाँ पे 2π मिलेगा, 3 4 जा तो 8 जा 8 2 10 -9 1 आ जाएगा तो ये बना √2 e की पावर आयोटा 1π/12। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है। अगर मैं इसको z बोलता हूँ तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z हो गया √2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बन गया π/12। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड नाउ इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में z की टर्म्स में कोई भी आपके पास लोकस की इक्वेशन है तो उसे ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करना है, राइट। मॉड z आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था कि मॉड z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अगर मॉड z को फिक्स कर दिया आपने 2 तो इसका मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट्स तो क्या बनाएंगे, सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस क्या है 2 के बराबर है। तो आप देखिए सर्कल पे हर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे z जो होंगे वो इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद बढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 2, यानी कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस 2 से कम है या 2 भी हो सकता है। तो 2 या उससे कम मॉड्यूलस चाहिए, इसका मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 2 से कम। तो 2 रेडियस का सर्कल तो ये है और इस पे हर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 आ रहा है और 2 से कम डिस्टेंस अंदर वाले पॉइंट्स का आएगा, यानी कि इस सर्कल के अंदर की पूरी जो सरफेस है ये लोकस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ये लोकस क्या था, सर्कल था, सर्कल के पॉइंट्स थे और ये क्या है लोकस, सर्कल के भी पॉइंट है सारे और अंदर के भी सारे पॉइंट्स इस लोकस के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। नाउ उसके बाद देखें अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z 2 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अगर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z 2 से बड़ा है, 2 भी हो सकता है, तो 2 तो आ रहा है इस सर्कल पे जिसका रेडियस 2 है और सेंटर ओरिजिन पे है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपको मॉड z 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो इस पे आप रहेंगे, ओके। और 2 से ज़्यादा चाहिए तो इससे बाहर की तरफ जाएंगे तो ही आप ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होगी तो दूर जाएंगे। और एक आपको मॉड z 5 से कम चाहिए, 5 से कम चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे मॉड की वैल्यू 5 है, इस सर्कल पे जिसका रेडियस 5 है, इसका सर्कल का एक रेडियस 5 है, सेंटर ओरिजिन पे है और आपको मॉड z 5 से कम चाहिए तो इसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन रीजन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन रीजन ये सारा मिल रहा है, यही आपके लोकस के अंदर इंक्लूड। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोकस आपके पास एक सर्कुलर डिस्क आपको मिल रही है, तो इस तरह से समझ लें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर π/3। अगर आप एक लाइन, एक रे ड्रॉ करते हैं जिसका x एक्सिस के साथ में एंगल π/3 बन रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में, और ये रे स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, तो आप देखना कि इस रे के ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें तो उसका OP का विद x एक्सिस एंगल π/3 रहेगा, इसका भी x एक्सिस के साथ में एंगल π/3 रहेगा। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3 एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से इमर्ज हो रही है और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में π/3 का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इस लोकस को। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, π/3 है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपको चाहिए π/3 तो आपको ओरिजिन से एक रे इमर्ज करनी है जिसका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल कितना होगा, π/3। अब इस रे पे हर एक पॉइंट का आर्ग्यूमेंट π/3 है, ठीक
है। और साथ में आपको मॉड z को 2 भी बनाना है, तो मॉड z 2 बनाने का मतलब है कि आप एक सर्कल पे रहोगे जिसका रेडियस 2 है और सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है। तो आप लोग देखिए कि इन दोनों का कॉमन आपको चाहिए क्योंकि आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? इनका कॉमन सॉल्यूशन है ये वाला पॉइंट। तो बेटा ये पॉइंट वो है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, यानी कि मॉड्यूलस 2 आ रहा है, और साथ में इसका आर्ग्यूमेंट π/3 भी है। तो आप इसका z का वैल्यू लिख सकते हैं 2 × e⁻i π/3। तो ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ रहा है जो इन दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वही फिगर यहाँ पे भी बना रखा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 बनेगा, राइट। और ये आपके पास √3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो z बन गया 1 प्लस आयोटा √3। तो इस तरीके से इसको, तो आप लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अपने पास मान लीजिए कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो अपन उसको xi कैप, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं OP वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। अब इसे अगर आपने x प्लस आयोटा y लिखा तब भी ये अंडरस्टूड है कि x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट क्या है। इसका मतलब OP वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो OP वेक्टर, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है और p पॉइंट इसकी लोकेशन है, तो आप OP वेक्टर को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन होता है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन होगा। अगर आपने मान लिया कि आपके पास एक पॉइंट है z1 जिसका पोजीशन यहाँ पे है, एक पॉइंट z2 है जिसका पोजीशन यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं OA वेक्टर तो हो गया आपके पास z1 और OB वेक्टर आपके पास हो जाएगा z2। तो ये z1 हो गया, ये z2 वेक्टर हो गया। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि आपके पास z1 प्लस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इस डायगोनल के टिप पे आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2। इस तरह से आप ले सकते हैं। नाउ उसके बाद अगर आप इसको ऐसे देखें कि जो AB वेक्टर है वो क्या आएगा, AB वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और आपको पता है कि OB वेक्टर कौन है, z2, और OA वेक्टर क्या है, z1। तो z2 माइनस z1 आपके पास हो गया AB वेक्टर, और इसका मतलब AB वेक्टर का अगर आपको मॉड्यूलस चाहिए तो आएगा z2 माइनस z1। एक्चुअल में z2 है एक पॉइंट, A पॉइंट आपका z1 है और B पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, z2 है, और AB वेक्टर ये था। तो आप देख सकते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस किया, ओके, तो इसका मॉड्यूलस एक्चुअल में क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ AB का मतलब है z2 माइनस z1 का मॉड, और z1 माइनस z1 आपका AB वेक्टर है। तो आप लोग यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को घटा के उनका मॉड लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, ओके, मॉड ऑफ z2 माइनस z1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिमार्क है जो अभी मैंने बोला है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बहुत जगह आपके काम आएगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ लोकस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि P कोई z पॉइंट है जो कि वेरिएबल है और f z0 एक फिक्स पॉइंट आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास z माइनस z0 का मॉड्यूलस अगर r दिया हुआ है जहाँ पे r एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया कि z क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी z0 से डिस्टेंस फिक्स है। ये फिक्स पॉइंट आपके पास है z0 से r डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, z0 पे बनेगा। तो आप लोग बेटा देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कि अगर आपको यहाँ पे एक ऐसा सर्कल लिखना है जिसका सेंटर z0 पे है, रेडियस r है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म्स में इसको ऐसे लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r। तो ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको अपन ऐसे भी देखें कि अगर मॉड z बराबर r है, स्पेशल केस के अंदर अगर मॉड z आपके पास इक्वल टू r है, तो मॉड z को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड z माइनस 0 बराबर r। इसका मतलब ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 पे है, 0 मतलब 0 प्लस 0 आएगा, ओके, और रेडियस r है। तो इसको तो अभी अपन ने बताया ही था आपको कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे बनेगा और रेडियस क्या होगी, r होगी। ये अपन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इस तरीके से देखेंगे। नाउ उसके बाद देखते हैं, तो z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड z1 मॉड z2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2।
एंड सिमिलरली अगर Z2 की जगह यहाँ पे -Z2 है तो यहाँ पे पूरे में भी -Z2 लिखोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे -Z2 लिखेंगे तो रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। ओके, बाहर नेगेटिव साइन आएगा और फिर से आपको फिर से ये सेम चीज मिलेगी, आप काउंट करके देख सकते हैं इसे। ओके, अब क्या करें, इन दोनों को इक्वेशंस को जोड़ लेते हैं। तो आपके पास Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर बन गया ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। आप जानते हैं कि cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो जब आप इसको 1 कर देंगे तो ये मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब इसको 1 कर देंगे यानी कि इसको मैक्सिमम कर लेंगे, तो जब आप इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे तो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉड Z1 मॉड Z2। अपन ने क्या किया, इस कोसाइन का जो वैल्यू था उसको लार्जेस्ट वैल्यू से रिप्लेस किया। तो आपके पास ये साइड इससे छोटी हो जाएगी जब आप इसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा ये साइड। तो आप इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos θ1 माइनस θ2 की -1 रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल गया मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, यह आ गया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और इधर बन रहा है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, और इधर बनेगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और इस तरफ आएगा होल मॉड। ये आप लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। आप ये देख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है वो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से तो बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। और इसी रिजल्ट में जहाँ पे Z2 है वहाँ माइनस Z2 कर दो, यहाँ कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस Z2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है इसलिए, और यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों रिजल्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज हैं। अब बात यह है कि इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं वो भी आप समझ लो। ये पॉइंट आपके पास सपोज करें कि Z1 है, ये पॉइंट आपके पास Q है Z2। ओके, अब हमने यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये जो पॉइंट होगा इसका ये वेक्टर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास Z1 प्लस Z2। ओके, और ये वेक्टर क्या हो गया, Z1 हो गया, ये इसके पैरेलल है, ये Z2 हो गया, तो Z1 प्लस Z2 ये हो जाएगा। अब ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा हो जाता है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बड़ा होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये रिजल्ट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला वेक्टर क्या होता है, QP वेक्टर होगा P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर, यानी कि Z1 माइनस Z2। तो ये साइड हो गई Z1, ये साइड हो गई Z2। तो दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, सॉरी उसी से कर लेते हैं, दो साइड का डिफरेंस, सॉरी ये फर्स्ट रिजल्ट तो इसी से आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, इस साइड से छोटा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट वहीं से आपको दिख जाएंगे। एंड नाउ अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 का मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर है, तो ऐसे केस में ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब ये 1 हो जाएगा। यहाँ इक्वलिटी कब आएगी, जब यहाँ इक्वलिटी आएगी, यानी कि इसको 1 हो जाना चाहिए, तो θ1 माइनस θ2 को 0 हो जाना चाहिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट Z2। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट सेम है, राइट। मॉड Z1 आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट Z2 है, तो इसका मतलब दोनों एक ही रे पे लाई करेंगे। आपको पता है आर्ग्यूमेंट अगर फिक्स हो गया तो एक ही रे पे लाई करेंगे। तो ऐसे केस में दोनों की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर सेम होगा, तो Z1 अपॉन मॉड Z2, Z1 अपॉन मॉड Z1 इक्वल टू Z2 अपॉन मॉड Z2। ये Z1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ये Z2 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, दोनों बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपके पास ये आ रहा है, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ओके, तो यानी कि आपने सम किया लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो गए। ये तब होता है जब अपोजिट वेक्टर होते हैं, यानी कि दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो जब अपोजिट वेक्टर है तो एक की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब जोड़ा आपने दो वेक्टर को तो उनके मैग्नीट्यूड जुड़ गए। ये तब होता है जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में चले जाएं। ओके, अब जब आपने घटाया और आपको Z1 माइनस Z2 का मॉड मिला, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तो क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। वो तब होता है जब अपोजिट वेक्टर होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस पाई हो जाएगा, तो ये रिलेशन रहेगा, ठीक है। और जब आपने घटाया और वो घट गए तो इसका मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, तो दोनों की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर सेम होगा।
ना उसके बाद देखिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है a जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और एक और पॉइंट आपके पास है b जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ओरिजिन है। तो आप जानते हैं कि OA क्या होगा, z1 होगा, OB वेक्टर क्या होगा, z2 होगा। अगर आपने इस ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कोई पॉइंट P ले लिया और वो P इस तरह से लिया कि P ए बी को AP इस टू BP में M इस टू N में डिवाइड करता है, तो ऐसे केस में जो Z वेक्टर आएगा वो आपको मिलेगा M इस टू N में डिवाइड कर लें तो आपको मिलेगा MZ2 प्लस NZ1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन इसको आगे देखें तो आपको मिलने वाला है NZ1 अपॉन M प्लस N MZ2 अपॉन M प्लस N। यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये और ये Z1 Z2 के जो कॉफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनका सम आपको 1 मिल रहा है। तो अगर मैं किसी एक को मान लेता हूँ लैम्डा तो दूसरा आपके पास हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा Z2, तो ये आपके पास Z हो गया। इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें इन कॉफिशिएंट का सम 1 कर देंगे तो ये Z जो मिलेगा ना वो इन दोनों की ज्वाइनिंग के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब जे देख लेते हैं कि अगर A पॉइंट आपके पास है Z1, B पॉइंट आपके पास Z2 है, तो आप देख सकते हैं कि जो Z होगा AB को M इस टू N में डिवाइड अगर कर रहा है तो Z ये आ गया, जिसको फिर से हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये बन गया। अब इसमें आप लोग ऑब्जर्व करना कि अगर ये दोनों ही रेशियो पॉजिटिव दिख जाएं तो ये P जो होगा ना वो इस AB के अंदर कहीं लाई करेगा, यानी कि जब लैम्डा 0 से 1 के बीच में होगा तो P AB के अंदर होगा। जब लैम्डा 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा Z, ये बन जाएगा Z1। तो जब लैम्डा 1 होगा तो ये Z1 हो जाएगा और जब लैम्डा 0 होगा, यहाँ पे 0 डाल के देखें तो आपका Z क्या बन जाएगा, Z2 बन जाएगा। नाउ सिमिलरली आप देखना कि जब लैम्डा नेगेटिव होगा तो जो ये Z होगा वो B की तरफ वाली बाहर वाली साइड में होगा और जब Z लैम्डा एक से छोटा होगा तो आपका जो P पॉइंट है वो इस तरफ होगा, एक ही साइड वाली लाइन के ऊपर, इस रे के ऊपर लाई करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया सेक्शन फॉर्मूला, इसको भी आप याद रखें। यहाँ पे लैम्डा 0 है तो इधर लैम्डा नेगेटिव है, इधर लैम्डा 1 है तो इधर लैम्डा 1 से बड़ा है और बीच में आपको लैम्डा 0 से 1 मिलेगा ताकि ये दोनों के दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाएं। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ लें सेक्शन फॉर्मूला को। अब जिस तरह से वेक्टर्स का एडिशन होता है वैसे हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से हम समझ सकते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और उसका पोजीशन यहाँ पे है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। अब अगर मैंने इस Z को मल्टीप्लाई किया लेट्स से e की पावर आयोटा अल्फा से, अभी तो मान लेते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, अगर मैं इसको e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो क्या होगा, अल्फा से बढ़ जाएगा और एक नया पॉइंट मैं इसको q मान लेता हूं और ये बनेगा z टाइम e की पावर आयोटा अल्फा। तो आप लोग देखें कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो उसका मॉड्यूलस तो फिर से वही रहेगा जो z का है, इसका भी वही रहेगा, इसका z ही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर अल्फा इंक्रीमेंट आ जाएगा। अल्फा पॉजिटिव है तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और अगर आपके पास अल्फा नेगेटिव है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घुमा करके क्यू पॉइंट मिल पाएगा। इस तरह से देखें तो इसका मतलब z को अगर e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z का वेक्टर अल्फा एंगल से आपको रोटेट करना पड़ेगा अबाउट ओरिजिन के अबाउट आपको इसे रोटेट करना है। अब इसमें आप लोग नोटिस करना कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है और यहाँ अल्फा घुमाने से कॉम्प्लेक्स नंबर w आपको मिलता है, सपोज करें कि ये z है और ये w है, दोनों का मॉड्यूलस अलग है, तो अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप देखना कि अगर इस एंगल को हम अल्फा मान लें और दोनों इस तरह से दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो आप देख सकते हैं कि w की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो w अपॉन मॉड w हो जाएगा और वो आपको कैसे मिलेगा, z की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर मैं अल्फा घुमा दूं तो आपके पास w की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो z की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो ये है, इसको मैंने अल्फा एंगल से घुमाया तो आपके पास w की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो भले आपके पास दोनों के मैग्नीट्यूड अलग होंगे बट आपको फिर यूनिट वेक्टर को घुमाना पड़ेगा ताकि दूसरी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको मिल जाए। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख करके समझे, कई जगह आपके काम में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
ना उसके बाद देखिए ये एक और फिगर को एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे Z2 मान रखा है, और एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक और आपके पास है Z3 और ये एंगल है अल्फा। अकॉर्डिंग टू फिगर अगर जाएं तो आप देखें कि इस वेक्टर को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये वाला वेक्टर आ जाता है। और ये वेक्टर क्या है, ये क्या है, ये है Z3 माइनस Z1, लास्ट माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1। और इस यूनिट वेक्टर को मान लीजिए इतनी लंबाई का यूनिट वेक्टर आ गए, ओके तो इसको अगर अल्फा एंगल से घुमाएंगे तो आपको इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि इसे e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अलग अलग तरह के लोकस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने मान लिया कि जो F1 पॉइंट है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इलिप्स और हाइपरबोला का यूज आएगा, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे क्लियर कर लें, वैसे मैं थोड़ा रिपीट करूंगा लेकिन स्टिल आप पढ़े हुए होंगे तभी कंफर्टेबली समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है F1 Z1 और दूसरा फिक्स पॉइंट है F2 Z2, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक और पॉइंट आपके पास है P जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ये वेरिएबल पॉइंट है। अब हम अलग अलग तरह के लोकस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको थोड़ा बहुत हम बीच बीच में क्वेश्चंस के अंदर ले भी चुके हैं। Z माइनस Z1 का मॉड का मतलब है Z का Z1 से डिस्टेंस, और Z माइनस Z2 मॉड का मतलब है Z का Z2 से डिस्टेंस। मान लीजिए कि ये Z1 है और ये पॉइंट आपके पास है Z2। अब P पॉइंट ऐसा है जिसका Z का Z1 से और Z2 से डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो P या तो मिड पॉइंट पे भी हो सकता है और इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो ये राइट बाइसेक्टर ही एक ऐसा लोकस है जिसके ऊपर हर वो पॉइंट जो भी लाई कर रहा है उसका F1 से और F2 से डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। लोकस क्या होगा, एक लाइन होगा जो कि राइट बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन सेगमेंट F1 F2। तो ये अगर इक्वेशन दे रखी है तो ये किसका लोकस है, ये राइट बाइसेक्टर ऑफ F1 F2। ना उसके बाद देखते हैं Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड अगर लैम्डा है तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है। लैम्डा एक फिक्स नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो हो गया कि आप ये बोल रहे हैं कि P का F1 से डिस्टेंस और P का F2 से डिस्टेंसेस का सम क्या है, लैम्डा है। अगर लैम्डा F1 F2 के बीच के डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, मान लीजिए कि आपके पास ये F1 है, ये F2 है और P कोई पॉइंट है, तो अगर P F1 और P F2 का सम आ रहा है ये, और ये लैम्डा F1 F2 से बड़ा नंबर आ जाए, तब तो आपके पास जो लोकस बनेगा वो हाइपर इलिप्स बनेगा। इलिप्स क्या होता है, उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट उन दो फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा को Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस से बड़ा होना चाहिए, तब तो आपको एक इलिप्स मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो ये लैम्डा होता है वो 2a होता है, यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ 2a हो गई और जो F1 F2 है यहाँ पे फोकस हो जाएंगे और इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है 2c। और आपके पास इस हाइप इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है 2c अपॉन 2a, और 2c हो गया बेटा F1 F2 डिस्टेंस और 2a तो आपका लैम्डा ही होता है। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, लोकस इलिप्स बनेगा। लेकिन अगर आपके पास इसी इक्वेशन के अंदर एक स्पेशल केस में लैम्डा अगर Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर हो जाए, यानी कि अगर आपके पास PF1, देखें आप क्या हो रहा है, अगर आपके पास PF1 प्लस PF2 का मॉड्यूलस लैम्डा है और लैम्डा बन जाए F1 F2 के बराबर, तो फिर तो आपके पास क्या हुआ, ये F1 ये F2 और P एक ऐसा पॉइंट है जिसका F1 से और F2 से डिस्टेंसेस का सम क्या आ रहा है, F1 F2 के बराबर। तो फिर P को यहाँ लाई करना चाहिए इस लाइन सेगमेंट पे, इससे बाहर कहीं वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब लोकस क्या रहेगा, एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला लोकस एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अगर लैम्डा Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर है तो, यानी कि F1 F2 के बराबर है तो। पर अगर आपके पास लैम्डा इससे भी छोटा आ जाए, Z1 माइनस Z2 मॉड से भी छोटा आ जाए, तो ऐसे केस में यहाँ पे लोकस एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने देखा तो ये आपके पास F1 पॉइंट है Z1, ये आपका F2 पॉइंट है Z2। अगर आपने पॉइंट को कहीं पे भी बाहर लिया, इस लाइन पे नहीं लिया, तो ऐसे केस में PF1 और PF2 का सम F1 F2 से बड़ा जरूर आएगा क्योंकि वहाँ ट्राइंगल नहीं बन रहा। और ऐसे P अगर यहाँ पे लाई कर गया तो फिर PF1 प्लस PF2 तो F1 F2 के बराबर हुआ, यानी कि आपको कभी भी PF1 प्लस PF2 F1 F2 से छोटा नहीं मिल पा रहा। पर अगर ऐसा हो कि आपके पास PF1 प्लस PF2 लैम्डा बोल रहे हो और लैम्डा F1 F2 से छोटा आ जाए, तो फिर तो ऐसा कोई Z होगा नहीं, इसका मतलब लोकस एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, Z माइनस Z1 का मॉड्यूलस
माइनस जेड टू का मॉड्यूलस बराबर लैम्डा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है PF1 माइनस PF2 का मॉड्यूलस बराबर लैम्डा। यानी कि एक मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आप ये जानते हैं कि दो फिक्स पॉइंट आपके पास ये हो गए P, अगर ऐसा पॉइंट है जो इनसे मिलकर के ट्राइंगल बनाता है तो PF1 और PF2 का डिफरेंस हमेशा F1 F2 से क्या होगा, कम होगा। जब भी आपका लैम्डा F1 F2 से छोटा होगा तो हाइपरबोला बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ये लैम्डा से छोटा, लैम्डा F1 F2 डिस्टेंस से छोटा आ जाए तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, जहां पे F1 F2 होंगे उसके फोकस और ये जो लैम्डा है वही 2a आ जाएगा। फिर से इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, वो आता है F1 F2 के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2a। 2a तो आपका लैम्डा है ही, और F1 F2 हो गया Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस। एंड नाउ सिमिलरली अगर आपके पास लैम्डा F1 F2 के बराबर ही आ जाए तो ये पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, क्या उसको यहाँ होना चाहिए? अगर ये यहाँ हुआ तो PF1 माइनस PF2 हो जाएगा F1 F2 के बराबर। तो आप देखना जरा इस वाले केस में, अगर लैम्डा Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर है तो लोकस क्या होगा, दो रेज आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का मॉड बराबर F1 F2, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मॉड, राइट? क्योंकि अपन ने लैम्डा को लिख लिया मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ऐसी सिचुएशन में आपको मिला PF1 माइनस PF2 बराबर F1 F2। जब तीन पॉइंट में आपने डिस्टेंसेस पता लगाई और दो का डिफरेंस तीसरे के बराबर हो तो ऐसे केस में वो तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना पड़ेगा, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये F1 है, ये F2 है, तो P अगर यहाँ होगा तभी PF1 माइनस PF2 बनेगा F1 F2 के बराबर। इसका मतलब पॉइंट P को यहाँ इस रे पे लाई करना चाहिए, या इस पे भी वो हो सकता है, तभी आपके पास PF1 माइनस PF2 क्या होगा, F1 F2 के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट अगर बाहर है, F1 F2 पे नहीं है, तब तो PF1 माइनस PF2 का वैल्यू F1 F2 से कम होता है, राइट? अगर आपका पॉइंट P कहाँ है, F1 F2 पे नहीं है, तब तो दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, वहाँ हाइपरबोला बनता है। लेकिन जब PF1 माइनस PF2 F1 F2 के बराबर है तो P को यहाँ हो जाना चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि लैम्डा, ये जो लैम्डा है जिसको आपने यहाँ पे लैम्डा बोला था, ये चीज़ देख लें आप लोग, ये लैम्डा अगर F1 F2 से बड़ा हो जाए तब तो पॉइंट P ना तो इस लाइन पे कहीं हो सकता है ना बाहर कहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में लोकस आपका एक एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए इसके बाद Z माइनस Z1 का मॉड अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड अगर लैम्डा के बराबर है तो ऐसे केस में आपको लोकस ऑफ Z जो मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, प्रोवाइडेड कि लैम्डा 0 नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंसेस का रेशियो है। आप देख सकते हैं कि ये PF1 अपॉन PF2 है ना? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर लैम्डा, यानी कि PF1 अपॉन PF2 बराबर लैम्डा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लोकस जो है वो क्या बनेगा। अगर लैम्डा 1 नहीं है, 0 नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक सर्कल मिलेगा जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट ये दो हैं, F3 और F4। F3 क्या है, Z1 Z2 को लैम्डा 1 में डिवाइड करता है इंटरनली, और F4 क्या है, वो भी Z1 Z2 को डिवाइड करता है लैम्डा 1 के अंदर एक्सटर्नली। इसका मतलब आप इसे याद रख लें, इसको अभी समझा नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये एक लोकस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका डायमीटर होगा F3 F4। F3 लाने के लिए आपको Z1 Z2 को लैम्डा 1 में इंटरनल डिवाइड करना है, और जब आप एक्सटर्नल डिवाइड करोगे तो Z4 आ जाएगा, और F3 F4 डायमीटर लेकर के सर्कल बनाएंगे, वो लोकस है। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर बराबर F1 F2 स्क्वायर। इसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो। आप देख सकते हैं कि F1 F2 को हाइपोटेनियस होना पड़ेगा और PF1 और PF2 को दो साइड होना पड़ेगा राइट ट्राइंगल की, और P पे 90 डिग्री बनेगा। ये लोकस ऑफ P जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट ट्राइंगल होगा, यानी कि आपके पास P का लोकस कौन है, ये एक सर्कल है। लोकस ऑफ P इज दिस सर्कल, जिसका F1 F2 कौन है, डायमीटर है। ये डायमेट्रिक फॉर्म आप कह सकते हैं सर्कल की, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट? तो इस तरह से आपको इसे समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि Z माइनस 1 प्लस 2 आइटा मॉड और Z प्लस 2 प्लस 6 आइटा मॉड, इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम क्या होगा। आप जानते हैं कि PF1 हो गई और ये आपके पास हो गया PF2। F1 F2 फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, F1 है 1, -2,
F2 आपके पास है -2, -6। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, -2 + 6 4 का स्क्वायर 16, ये 5 हो गया। तो PF1 माइनस PF2 आपके पास क्या बनेगा, तब हाइपरबोला होगा जब ये फिक्स नंबर बने पर ये 5 से छोटा बने, है ना, तभी आपके पास ये हाइपरबोला बनेगा। ये 5 से इसको छोटा होना चाहिए तभी हाइपरबोला बनेगा, और 5 अगर हो गया तो आपको पता है डबल रे बनेगा। लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 5 से कम रहेगा, 0 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो गया 5, राइट। चले आगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू चाहिए। इस बार ये कौन है, PF1 + PF2। मूविंग पॉइंट P का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट कहां तक जा सकता है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये F1 F2 से कम रहा तब तो एलिप्स बन जाएगा। F1 F2 मतलब 5 से कम रहा, 5 से ज़्यादा रहा, सॉरी, F1 F2 से ज़्यादा रहा तब तो एलिप्स बन जाएगा ये, और 5 के बराबर रहा, F1 F2 के बराबर रहा तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन ये 5 से छोटा नहीं हो सकता, तो मिनिमम कितना हो सकता है इसका वैल्यू 5, है ना, क्योंकि ये 5 है उससे बड़ा आ रहा है, तो मिनिमम कितना आ जाएगा 5। तो जैसे ही आपने इसको 5 से छोटा कर लिया तो Z का लोकस एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कि ऐसा Z पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसका मिनिमम वैल्यू। ना उसके बाद कुछ और लोकस की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट Z = अल्फा चाहिए, तो एक रे बनानी पड़ेगी जिसका x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा है, और ओरिजिन से उसको स्टार्ट कर देंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z0 अगर अल्फा करना है तो Z0 से एक रे रवाना कर देंगे जो कि होराइजन के साथ में क्या बनेगी, अल्फा एंगल फॉर्म करेगी। तो इस लोकस को इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। ये चीज आप एक बार फिर से अच्छे से देख लें, इसको फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z की पावर n, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपने यूलर फॉर्म में लिखा r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा, तो उसके ऊपर n पावर लगाएंगे तो ये बनेगा r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा, और e की पावर आयोटा n थीटा को लिखेंगे cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि e की पावर आयोटा थीटा पे n पावर लगाएंगे तो e की पावर आयोटा n थीटा आएगा, n को हमने इंटीजर माना है, और यहाँ e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, और ये e की पावर आयोटा n थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये जो रिजल्ट आपके पास है वो ये कह रहा है कि जो पावर लगी हुई है ना इस पे, वो इस एंगल के साथ में चली जाएगी। इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। ये स्टूडेंट्स आप लोग देखें, डी मॉइवर्स थ्योरम ये है। आगे बढ़ते हैं, nth पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर n पावर लेते हो तो वो तो n अगर इंटीजर है तो 1/n पावर क्या कहलाएगी, nth पावर ऑफ z। सपोज करें कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है r e की पावर आयोटा थीटा, और हम इसके ऊपर 1/n की पावर लगाना चाहते हैं, तो r e की पावर आयोटा थीटा पे 1/n पावर। आप सभी जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो थीटा प्लस 2 के भी उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, उस पर 1/n पावर लगा दें, ये बनेगा r की पावर 1/n, और e की पावर आयोटा थीटा बाई n हो जाएगा, और e की पावर आयोटा 2 के डिवाइडेड बाय n आपके पास आएगा। अब इसमें आप लोग देखना कि मैंने z की पावर 1/n का वैल्यू निकाला है। यहाँ पे जो k आपके पास दिखाई दे रहा है वो एक इंटीजर है, कैपिटल Z सेट को बिलोंग कर रहा है। अब हमें यहाँ पे k क्या क्या रखना है, आप सब नोटिस करना कि k इसके अंदर तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे k आपके पास दिखाई दे रहा है, जब k को 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा, इसको आप लोग ओमेगा k कह सकते हैं क्योंकि पूरा k की टर्म्स में आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसको पूरे को ओमेगा k या w k जो मन कहें आप बोलें इससे, और k जब आप इसमें 0 से लेकर के n तक रखेंगे, n-1 तक रखेंगे, तो ये हर बार एक अलग अलग वैल्यू लेगा। लेकिन जैसे ही आपने k को n और उसके बाद n+1 n+2 ये इंटीजर रखना शुरू कर दिया, तो ये सारे के सारे जो नंबर 0 1 2 3 रखने पर बन रहे थे वो अब n+1 n+2 रखने पर भी ये चीज वही बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज इतनी आएंगी ओमेगा z की पावर 1/n की। तो अगर आप इसमें k को 0 रखते हैं तो ओमेगा नॉट या w0 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप देखें, k को 0 रखेंगे तो e की पावर आयोटा 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा।
और जब आप n को k को 1 डाल देंगे तो ओमेगा 1 या W1 आपके पास होगा e की पावर r की पावर 1 बाई एन, इसको पूरे को तो हम वापस से ओमेगा नॉट बोल देते हैं, और e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन को अल्फा मान लेते हैं। ऐसे ओमेगा 2 ये आपके पास फिर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, बाकी भी आपके पास होगा। इसमें आप लोग एक चीज नोटिस करना कि अगर हम ओमेगा नॉट निकाल रहे हैं तो r की पावर 1 बाई एन e की पावर आयोटा थीटा बाई एन, ओमेगा 1 हो जाएगा r की पावर 1 बाई एन e की पावर आयोटा थीटा बाई एन, और यहाँ पे e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, इसको हम ओमेगा नॉट बोल देंगे, ये ओमेगा नॉट अल्फा हो जाएगा। ओमेगा 2 जब आप निकालेंगे तो वो आएगा ओमेगा नॉट अल्फा स्क्वायर, ऐसे आप चलते जाएं तो लास्ट में आपके पास ओमेगा n-1 क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा ओमेगा नॉट अल्फा की पावर n-1। तो आप लोग देख सकते हैं कि z की पावर 1 बाई एन की एग्जैक्टली n वैल्यूज है। जब आप k को 0 से n-1 तक रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है जिसको हमने ओमेगा k बोला है, इसकी वैल्यू इस तरह से आपके पास आएंगी। जब आप n को इंटीजर k को इंटीजर सॉरी n+1 n+2 रखना शुरू करेंगे तो 0 1 2 रखने पर जो आया था वही आंसर फिर से रिपीट होते जाएंगे, आप ये चेक कर लेंगे। अब अपन यहाँ पे देख लें कि z की पावर 1 बाई एन की एग्जैक्टली n वैल्यूज आपके पास इस तरीके से आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि जब आप z की पावर 1 बाई एन के वैल्यूज निकाल रहे हैं तो एक को तो हमने कहा ओमेगा नॉट, एक को कहा ओमेगा नॉट अल्फा, ओमेगा नॉट अल्फा स्क्वायर, एंड इसी तरह से लास्ट में ओमेगा नॉट अल्फा की पावर n-1 हमने कहा है। अगर ये z की पावर 1 बाई एन की सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लें तो आप देखना कि ये क्या हो जाता है, ये पूरा अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास ओमेगा नॉट 1 प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका सम होगा a 1 माइनस कॉमन रेशो की पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो r। अब जो अल्फा था वो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n है, तो अल्फा की पावर n क्या हो गया, e की पावर आयोटा 2 पाई। तो फ्रेंड्स ये 1 के बराबर होता है, तो इसको जैसे आपने 1 किया तो पूरा सम आपके पास 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसके ऊपर जब आप 1 बाई n पावर लगाएंगे तो एग्जैक्टली n वैल्यूज आएंगे और उन सबका सम हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थोड़ा और अच्छे से आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं, तो आप लोग देखना यहाँ पे 1/4 पावर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की निकालनी है। इसका मॉड्यूलस आ रहा है 2, और इसका क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स रूट 3 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 आयोटा 1/4 पावर। अब इसके बाद देखिए आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट अगर 2 पाई बाई 3 है तो 2 पाई के जोड़ेंगे इसमें, तब भी आपके पास इसका आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। अब इस पे 1/4 पावर अप्लाई कर लें तो आपके पास बनेगा 2 की पावर 1/4, और इसको हम अगर 1/4 पावर को अंदर लेकर के चल जाएं तो आपको मिलेगा e की पावर आयोटा पाई बाई 6, एक तो ये आ जाएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आयोटा पाई के डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसमें आपको k को 0 से लेकर के n-1 तक प्लेस करना है, यानी कि k को हम क्या क्या प्लेस करेंगे, 0 1 2 और 3 तक प्लेस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जब k को अपन 0 प्लेस करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, k को 1 प्लेस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा। ये k को 2 प्लेस कर देंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा पाई बाई 6, e की पावर आयोटा पाई हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 2 तो पाई, फिर इसके बाद 2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा पाई बाई 6 एंड e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2। नाउ वी कैन सी दैट कि ये आपके पास अगर मैंने कह दिया कि ये ओमेगा 1 है, या इसको एक काम करते हैं ये और ये एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ये -1 हो जाएगा और बाकी ये सेम है, तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा पाई बाई 6। ऐसे ही e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई, और e की पावर आयोटा पाई बाई 2, और e की पावर आयोटा पाई तो -1 हो जाएगा, और ये आपके पास मिलकर के एक साथ ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 आंसर्स आपके पास आएंगे, 4 आंसर्स आपके पास हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 1/4 की एग्जैक्टली 4 वैल्यू आपके पास बन रही है। आप इसमें एक चीज नोटिस करना कि चारों के चारों नंबर जो है इनका मॉड्यूलस सेम है, यानी कि चारों नंबर एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है। ओके, ओरिजिन के ऊपर है। आप देख सकते हैं सबके रेडियस, क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 की पावर
1/4 होना चाहिए, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/6 है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 2⁴ e⁻⁴ और दूसरा इसका नेगेटिव है तो दूसरी तरफ लाई करेगा, और ये हो गया -2⁴ e⁻⁴ एंड ऑल्सो ये वाला नंबर लेंगे तो इसको आप e⁻π/2 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, और ऐसे इसको भी आप माइनस करेंगे तो ये ओरिजिन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो नेगेटिव का भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि चारों वर्टिसेस मिला करके क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बल्कि ये एक ये आपको स्क्वायर मिल रहा है, आप लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर भी है और हर एक का डिस्टेंस, हर एक डायगोनल का लेंथ क्योंकि बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये है कि z⁴ 4 नंबर होंगे जो कि एक सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका और सर्कल पे लाई करेंगे जिससे मिलाकर के एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट यहाँ पे हो रहा होगा। नाउ सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालते हैं। 4 + i 4√3 निकालना है, तो 16 × 48 और 16 हो गया आपका 64, तो इसका मॉड्यूलस तो 8 आ जाएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट है π/3। नाउ वी सी π/3 के अंदर पहले तो आप क्या जोड़ लें, 2π के ऐड कर लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर 1/2 पावर है, k को हम लिखेंगे 0 और 1 तक, n-1 तक ले जाएंगे, 8⁻½ हो गया, और e⁻⁴ π/4 e⁻πk लिख सकते हैं इस तरीके से इसको, और जब आप k को 0 लिखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और जब k को 1 लिखेंगे तो e⁻π जो कि -1 हो जाएगा, तो +−8⁻½ e⁻π/4, तो ये स्क्वायर रूट इस तरीके से निकलेगा। तो स्क्वायर रूट जो है 2 नंबर आ गए, फोर्थ रूट आपके पास कितने नंबर आ गए हैं, 4 नंबर्स आ गए हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ना उसके बाद हम स्पेसिफिक नंबर का nth रूट लेते हैं, 1 का nth रूट, 1 की पावर 1/n निकालते हैं। 1 की पावर 1/n किस तरीके से निकालते हैं, अगर आप देखें तो 1 को पहले यूलर फॉर्म में लिखेंगे e⁻0, 1 का आर्ग्यूमेंट है 0। अब इसमें 0 के अंदर 2π के जोड़ देंगे तो ये 0 + 2π के तो 2π के ही हो जाएगा, एंड नाउ इसके ऊपर 1/n पावर लगा दें तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको k को क्या करना है, k को ले जाना है 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक लेकर के जाना है। जब आपने k को 0 डाला तो ये 1 हो जाएगा, k को 1 रखा तो e⁻⁴ 2π/n, 2 रखेंगे तो e⁻⁴ 4π/n एंड सो ऑन, लास्ट में k को आप लिख देंगे n-1। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसे अल्फा क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में अल्फा की पावर n-1। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 1 की पावर 1/n की n वैल्यूज है, राइट। यहाँ पे अल्फा हमने किसको लिया है, अल्फा हमने लिया है e⁻⁴ 2π/n को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स 1 की पावर 1/n की जितनी भी वैल्यूज है इनका सम क्या होगा वो देख लेते हैं। 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अप टिल अल्फा की पावर n-1। आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा है, तो 1 - अल्फा की पावर n/1 - अल्फा। अब अल्फा की पावर n क्या होगा देख सकते हैं क्या आप, अल्फा की पावर n लेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻⁴ 2π, और e⁻⁴ 2π कितना होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 की पावर 1/n की जो n वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, इनको जोड़ने से सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज हम निकालते हैं, e⁻⁴ 2π/n के में अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये लिखा जा सकता है यहाँ से cos 2π/n के प्लस आयोटा साइन 2π/n के, और ये समीशन आपके पास 0 हो गया। k बराबर 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे 0 से लेकर के n-1 तक करना होगा, एक्चुअली 0 से लेकर के n-1, क्योंकि आपके पास समेशन ये पूरा 0 आ रहा है, और ये क्या है, समेशन ऑफ अल्फा की पावर k, और अल्फा था e⁻⁴ 2π/n, तो e⁻⁴ 2π/n k का समेशन आपके पास 0 होगा फॉर k 0 से लेकर के n-1। अब अपन इसमें समेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो समेशन ऑफ cos 2π/n k प्लस आयोटा समेशन ऑफ साइन 2π/n k, ये हो गया 0, k बराबर 0 से लेकर के n-1 तक। अब क्योंकि ये समेशन आपके पास 0 है तो आप इसे चाहें तो 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं ना, तो 0 + 0 आयोटा, तो क्योंकि ये रियल आएगा और ये भी आपके पास रियल है और इसको आपने 0 + 0 आयोटा कहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपको 0 मिल जाएगा और ये भी क्या मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। तो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो cos 2π/n k का समेशन k 0 से लेकर के n-1 तक ये 0 आएगा, एंड sin 2π/n k का समेशन भी
0 होता है फॉर k 0 से लेकर के n-1 तक। फिर बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। जैसे हमने 1 की पावर 1/n को पढ़ा, एक बार उसको फिर से देखो कि 1 की पावर 1/n जो मिले आपको, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं और ये सब का सब जो नंबर्स है ना उनका मॉड्यूलस कितना है, 1 है। इसका मतलब सबका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 1 है, फिर इसके बाद e की पावर आइटा 2π/n, ये एंगल 2π/n हो जाएगा, फिर e की पावर आइटा 4π/n। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि सारे के सारे n कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप प्लॉट करेंगे तो इनको मिलाने से एक रेगुलर पॉलीगन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 की पावर 1/n क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी मिलकर के एक रेगुलर पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और सभी सर्कल पे लाई करेंगे। एक ऐसे सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे और रेडियस होगी 1। तो इस तरीके से आपको देखना है। नाउ अब अपन पर्टिकुलर केस पे आते हैं। पहले हमने लिया z की पावर 1/n, फिर लिया 1 की पावर 1/n। अब दोस्तों हम लेंगे 1 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 को डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि 1 को पहले ले लेते हैं e की पावर आयोटा 2k पाई और इस पे हमें 1/3 पावर, क्योंकि आपको पता है कि इसका आर्गुमेंट 0 होगा, 1 को लिखा जा सकता है e की पावर आयोटा 0। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी 1/3 पावर लेनी थी तो हमने 0 के साथ में क्या जोड़ दिया, इसका 2π के ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो इससे आपके पास ये बन गया और 1/3 पावर अंदर राइज करेंगे तो e की पावर आयोटा 2k पाई/3 हो गया। k को 0 से लेकर के 2 तक ले जाएंगे। जब आप 0 से 2 लेंगे तो जब वापस से 3 लेंगे ना तो ये वैल्यू वो बनेगी जो 0 पे बनी थी। तो इसलिए आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज 1 की पावर 1/3 की 3 वैल्यूज आपको मिल रही है। जब k को 0 रखा तो e की पावर 0 1 हो गया, जब 1 रखा तो e की पावर आइटा 2π/3, e की पावर आइटा 4π/3 ये आपको मिलेंगे। इसको अगर हम ओमेगा बोल दें तो आप देख सकते हो कि ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे जो nth रूट होता है ना उनका सम 1 होता है, 0 होता है, सॉरी, उन सबका सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो ये सम आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा, e की पावर आइटा 2π जो कि 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ओमेगा की पावर 3n क्या होगा, 1। जब ओमेगा की पावर 3n निकालोगे ना तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3n, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर n, यानी कि 1 की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। इसके ऊपर 3 पावर लगाने पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक तो ये याद रखें और एक और चीज याद रखें दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 आएगा। एंड ऑल्सो ओमेगा की पावर 3n 1 हो गया तो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 को ओमेगा लिखना पड़ेगा और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 को ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा। आप लोग देखना कि ये ओमेगा क्या लिखा था हमने, ओमेगा था e की पावर आयोटा 2π/3। तो यहाँ से cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, तो ये तो हो गया आपका ओमेगा। माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2 को हम ओमेगा कहते हैं और ओमेगा स्क्वायर आपके पास हो गया e की पावर आयोटा 4π/3 cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज। नाउ स्टूडेंट्स एक खास चीज है जो आपको याद रखनी है कि अगर a b c रियल नंबर है और a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर 0 आ जाता है तो a b c कंपलसरी बराबर होंगे। 0 भी हो सकते हैं, बराबर होना कंपलसरी है। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर 0 है, a b को ओमेगा को लिखें माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को लिखें माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2 बराबर 0, a माइनस b/2 माइनस c/2। तो ये तो हो गया इसका रियल पार्ट और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट हो गया b माइनस सी आयोटा √3/2 बराबर 0 प्लस 0 आयोटा। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर हैं, ए बी सी रियल है तो ये भी दोनों रियल हो जाएंगे, तो आपको ये 0 मिलेगा और ये भी 0 मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं a बराबर b प्लस c/2 और b बराबर c। तो b को यहाँ पे c लिख दें या c को b लिख देते हैं तो ये भी b हो जाएगा। तो इससे आपको a बराबर b बराबर c मिल गया। ये याद रखना है आपको कि जब आपके पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर 0 होगा और ए बी सी रियल है तो ए बी सी को बराबर होना पड़ेगा।